Yeah, hi everyone. In this video, I would be discussing GS 2 2025 paper, a basic approach analysis, how one should see this paper, and कितने क्वेश्चन PYQ इन सब से आए हैं. So, firstly, discuss the corrupt practices for the purpose of representation of people act. ये multiple time UPSC पूछ चुका है पहले भी. And if somebody would have read the representation of people act, तो ये क्वेश्चन करा जा सकता था. ये वाला पार्ट तो काफी अच्छे से आंसर इसका करा जा सकता था. सेकंड पार्ट है एनालाइज वेदर इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स और देयर एसोसिएट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नॉन सोर्स ऑफ इनकम वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कंसिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिस. तो देखो, डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम है ना, तो ये तो गलती है. ठीक है, तो उसको हम करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, मेरे ओपिनियन में, एनालाइज वेदर, तो इसका आंसर होता है यस. यस ही इसका एक सेफ आंसर था. यहाँ पे बैलेंस आर्गुमेंट देने का कुछ खास स्कोप था नहीं. फिर उसके रीजन हम दे सकते थे कि कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट होता है मनी पावर, मसल पावर, ठीक है, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. और अगर कुछ एग्जाम्पल आपको याद आ रहे होते उस टाइम पे तो आप लिख सकते थे. इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कम्पेयर टू कोर्ट सिस्टम. तो इसका आंसर आपको सिग्निफिकेंस लिखना था, नीड लिखनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की. बेसिकली टाइम बचाने के लिए, एक्सपर्टीज के लिए, केस लोड को रिड्यूस करने के लिए, ये सारी चीजें. ये वाला पार्ट तो करा जा सकता था. जो दूसरा पार्ट है असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, तो इसको चैलेंज भी करा गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो हुए थे रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स मेड इन 2021. तो पहले तो आपको ये बताना था, अगर इसके बारे में कुछ आपको बेसिक आइडिया था तो आपको बताना था. कुछ कुछ मर्जर हुआ था, ट्रिब्यूनल्स का जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी, इस तरीके का था. इम्पैक्ट में फिर आप यहाँ पे कुछ इश्यूज भी लिख सकते थे. एंड कंक्लूजन में, या फिर अगर आपके पास स्पेस था तो अलग से वे फॉरवर्ड दे सकते थे, या फिर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे सकते थे. ये वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे ओपिनियन में डिफिकल्ट था. देन कंपेयर द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए. तो यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिखा है पहले तो आपको सिमिलरिटी भी देनी थी एंड डिफरेंसेस भी देने थे, दोनों ही देने थे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे ओपिनियन में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था. ठीक है, बट अगर किसी ने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो यूएसए, फ्रांस, यूके, इन तीन देशों से, यूके एंड फ्रांस, इन तीन देशों का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन से ही क्वेश्चन आता है. आप जाके देख लेना, 2018 से पूछा यूपीएससी, इन तीन देशों के अलावा किसी का नहीं पूछा. तो अगर किसी ने उस पर्सपेक्टिव से इन तीन देशों को पढ़ा होता तो यूएसए को भी अच्छे से पढ़ पाया होता वो स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन फिर करा जा सकता था. फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं इसको मानता हूँ. आर देयर एनी लिमिट्स इन बोथ द कंट्रीज एंड व्हाट आर प्रेजेंट प्रीएम्प्टिव पार्डन्स. तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से आप थोड़ा सा इसका आइडिया ले सकते थे. अग्रिम माफी हिंदी में भी पढ़ लिया करो, अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए ना तो हिंदी में पढ़ लो. अग्रिम माफी यानी कि पहले से एडवांस में ही. ठीक है, तो उस तरीके से कुछ बना के लिखा जा सकता था अगर किसी को आइडिया नहीं था तो. देन फोर्थ क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में मानूंगा मैं, ऑल दो इट वाज मतलब बना के इसका आंसर लिखा जा सकता था, बट ये एज सच को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसकी बेसिक पावर्स आपको लिखनी थी. ठीक है, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ असेंबली, तो ये लिखना था. तो बेसिकली पूरे क्वेश्चन में आपको जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, कैसे वो फॉर्म हुई, अगर उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता है तो वो आप लिख सकते थे. बाकी उनकी पावर, नेचर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी. लिमिटेड पावर है, एंड जो यूनियन के लॉज है वो उन पे अप्लाई होंगे कंकरेंट लिस्ट में भी. इस सच कुछ खास कंपैरिजन करके भी आप उनकी पावर्स को दिखा सकते थे विद नॉर्मल स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे करके, है ना. और अगर कुछ आइडिया नहीं था तो जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसकी जो पावर्स है उसको यहाँ पे आप लिख सकते थे. तो वैसी ही होंगी पावर्स, थोड़ा सा अगर आंसर बनाने की कोशिश करते तो. अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन है, ये पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, इस बार भी पूछा है. बेसिकली क्वेश्चन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स एंड लिमिटेशन. तो अगर आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत तो उसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट तो अच्छे से दे रखा है, लिमिटेशन भी आप वहां से पढ़ के कुछ बना के लिख सकते थे.
देन सिक्स्थ क्वेश्चन है वुमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। अब अगर इसको आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो हिंदी का भी आप पढ़ सकते हो। महिलाओं की सामाजिक पूंजी, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। तो हमें बेसिकली बताना था कैसे वुमेन एम्पावरमेंट में रोल निभाता है एंड जेंडर इक्विटी में रोल निभाता है। ठीक है, डिफाइन करा जा सकता था वुमेन्स सोशल कैपिटल को। मेरे ओपिनियन में वुमेन्स सोशल कैपिटल को डिफाइन करने की बजाय अगर आप कुछ रिसेंट न्यूज़ देते, क्योंकि उन्होंने ऐसा डायरेक्ट डेफिनेशन मांगी नहीं, तो जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन नहीं मांगीगी ना, और अगर आपके माइंड में कोई न्यूज़ है तो वो डाल दो, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी फिर कुछ नहीं है तो डिफाइन तो कर ही देना। तो इसके 4-5 पॉइंट लिख सकते थे आप, इसके 4-5 पॉइंट लिख सकते थे। एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो हमें अदर आर्गुमेंट देने का, ना तो हमारे पास 10 मार्कर में स्पेस है, ना टाइम है। ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बैकएंड देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट बेसिकली यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है। तो आप ई गवर्नेंस के इश्यूज जितने भी है ना जो यूजर सेंट्रिक डिजाइन से कनेक्टेड है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर हुआ, इंटरऑपरेबिलिटी हुई, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इनिशिएटिव्स और यूजिंग द टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ थिंग, इंटीग्रेशन और अवेलेबिलिटी एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे डाल सको, यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप बना के यहाँ पे डाल सकते थे जो इश्यूज़ है। अगर ई गवर्नेंस के आपने इश्यूज़ पढ़े होते तो ये आप लिख सकते थे। और मैं अगर किसी प्रोजेक्ट का नाम याद आ रहा है तो वो भी डाल देना। एग्ज़ाम में लिखा है तो फिर हम इसका कुछ वो भी बताएँगे, थोड़ा बेनिफिट भी या अच्छाई भी बताएँगे। देयर आर सर्टेन पॉजिटिव्स और सिग्निफिकेंस काइंड ऑफ थिंग, है ना? जहाँ पे हमने यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन को ध्यान में रखा। तो वो हम बता देंगे एग्जाम्पल के साथ, फिर वे फॉरवर्ड बेस्ड आप कंक्लूजन दे सकते थे या अलग से भी वे फॉरवर्ड दे सकते थे। इट डिपेंड्स ऑन कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं आपके पास। अगर एक क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है तो फिर वे फॉरवर्ड अलग से मत देना। वे फॉरवर्ड हम अलग से तब देंगे जब या तो हमारे पास पॉइंट कम है या उन्होंने ही पूछा है। देन एट्थ क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स। तो यहाँ पे आप जो एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, उस कंटेक्स्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे इंट्रोडक्शन में। इसके बाद में एंटी स्टेट एक्टर क्यों? तो यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट, हेम्परिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक कुंदन, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट हैं, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन बायस, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पे फिर आप नाम भी जोड़ सकते हो कुछ कुछ एनजीओज का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, बैंड बाय गवर्नमेंट, फिर उनका आप नाम दे सकते हो, है ना? लेकिन डू यू एग्री लिखा है ना, तो फिर हमें कैसे बताना पड़ेगा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल निभाते हैं, इनका सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा, तो इनका पॉजिटिव साइड भी हमें देना पड़ेगा 4-5 पॉइंट। ये वाला डुएबल क्वेश्चन था, इसके पहले भी रिसेंट में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे एनीवेज यूपीएससी ने पूछा है। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को लगा होगा इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पे सवाल है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार हिंदी में आप देख लिया करो क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अगर कोई वर्ड आप मिस आउट कर रहे हो ना, तो वो नहीं होगा। जैसे अगर हिंदी में कोई देख लेता तो डिजिटल तो पढ़ ही लेता वो। अगर किसी ने डिजिटल पढ़े बगैर अब पार्टनरशिप का आंसर करा होगा तो वो उसको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये डिजिटल पार्टनरशिप है पूरा सवाल, पहले तो ये ध्यान में रखो। तो हमें डिजिटल पार्टनरशिप के बारे में बताना है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई रिसेंट इनिशिएटिव न्यूज़ में था तो वो आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते थे। देन इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, इन तीनों के अराउंड 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते थे। ठीक है, मेंशनिंग द इनिशिएटिव्स इलाबरेट है, कुछ हमें क्रिटिसाइज करने का यहाँ पे स्कोप नहीं। 10th क्वेश्चन है विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। ठीक है, तो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, वैसे करके आप इसको इंट्रो में लिख सकते थे। देन पहले आपको बताना था विद वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो कैसे ग्लोबलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, गेटेड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यूएसए विड्रॉ कर रहा है मल्टीलेटरल बॉडी से, ट्रेड वॉर, ये सारी चीजें आप करके लिख सकते थे। अब देखो कुछ जगह आपको आंसर अपने माइंड से बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच यू हैव। ऐसा नहीं हो सकता कि अब इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, ऐसे रेडीमेड आंसर बहुत मुश्किल से मिलेंगे।
कुछ जगह तो आपको खुद से जो न्यूज़ है या मैगज़ीन आप पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। इज़ बिकमिंग अ साइट एंड पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। तो इसको हमें हाइलाइट कर देना था 4-5 पॉइंट्स। ये 2 पार्ट हमें एड्रेस करने थे। 11th क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में लिखा है इज़ द फुलक्रम essential checks upon the high functionaries and citizens alike. In view of above observation of Supreme Court, explain the concept of constitutional morality. अब ये 15 मार्कर है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, साथ ही इसके फीचर्स भी हम देंगे। और जब आप फीचर्स दे रहे हो ना तो इस वाली लाइन को आप इलाबोरेट करो कि कैसे ये फलक्रम के तौर पे एक्ट करता है। इसेंशियल चेक अपॉन दी हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स अलाइक। इस पार्ट को आप इलाबोरेट करो, दो चार पॉइंट इनके लिख दो। इसके बाद में हमें फिर लिखना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे बैलेंस करेगी जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उसके रिगार्डिंग जो आर्ग्यूमेंट्स है बैलेंसिंग के रिगार्डिंग या कोई इनिशिएटिव्स हैं वो सारे आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने क्या करा और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया जा रहा है, आगे क्या करना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप पॉइंट्स बना सकते थे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे पहले पूछ चुका है यूपीएससी सवाल। 12th क्वेश्चन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन conferred the amending power on the ordinary legislative institutions, यानी कि ऑर्डिनरी कौन है यहाँ पे, पार्लियामेंट। बाकी सब काफी सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए अलग से अमेंडमेंट के लिए भी एक अलग से असेंबली होती है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट के पास में पावर है। तो हमें मेंशन करना था आर्टिकल 368 जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है विद अ फ्यू प्रोसीजरल हर्डल्स। अब यहाँ पे हमें प्रोसीजरल लिमिटेशन बतानी थी एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशंस हमें बतानी थी। 15 मार्कर क्वेश्चन है। तो प्रोसीजरल लिमिटेशन में आपको जो 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट है, सिंपल मेजोरिटी है ना, उसमें दोनों हाउस में आपको मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग की। फिर एक है जिसमें आपके स्पेशल मेजोरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और फिर दूसरा है जिसमें स्पेशल रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट। वो सारे आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने थे, ये आपके लक्ष्मीकांत वाले पार्ट से भी कवर हो जाता। सब्सटेंटिव लिमिटेशन, अब यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट का जो है केसेस का जो इवोल्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सारे कंसेप्ट इंटीग्रेट करके, और इसको क्योंकि हमें 15 मार्कर के हिसाब से लिखना था तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस और वो सारी चीजें एक इवॉल्विंग वे में लिख सकते थे कि कैसे मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस में क्या कहा, एनजेएसी केस में क्या कहा, ऐसे कर लिया। 13th क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम। ये क्वेश्चन मेरे ओपिनियन में तो डुएबल था। जो आपके फर्स्ट जज केस है, सेकंड जज केस है, थर्ड जज एंड जो फोर्थ जज केस है एनजेसी वाला, वो ये 4 लिखने थे। क्रिटिकली एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यूएस। अब आप देख लो यूएसए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने मतलब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके एंड फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छे से पढ़ना ही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको मेंशन करने थे। तो मेरे ओपिनियन में ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट था, इसको हम डिफिकल्ट कह सकते हैं, है ना। और इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता था, तो पहले आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे दे देते। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन यूएसए, उसके यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरीके से आप टेबल बना के कर सकते थे इसका आंसर। प्रेजेंटेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आपको क्वेश्चन देख के उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आपके माइंड में आना चाहिए क्लियरली। इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, देखो आपके जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म पे पिछले साल भी सवाल आया था और रेगुलरली है। तो पहले तो सेंटर स्टेट रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल वाले भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका इवॉल्विंग पैटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, फिर क्या क्या चेंजेस आए, वो आप मेंशन कर सकते थे इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। प्लान डेवलपमेंट से मतलब है आपका प्लानिंग कमीशन, फिर उसके बाद में आया नीति आयोग। तो कैसे इन दोनों के साथ में भी कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये आपको एक ओवरऑल इंडिपेंडेंस के बाद से आप थोड़े थोड़े जो जो चेंजेस आते गए वो आपको लिखने थे यहाँ पर। हाउ फार द रिसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो रिसेंट रिफॉर्म सेस है, जीएसटी है, आपके जो बोरोविंग लिमिट है स्टेट गवर्नमेंट पे, ये सारी चीजें जो हैं तो उनके बारे में आपको लिखना था। वैसे ही आपके मेंस 365 में कवर था ये वाला पार्ट। ठीक है, पॉलिटी के मेंस 365 में
और फिर उसके बाद में आपको वे फॉरवर्ड देना था यहाँ पे कि 15 मार्कर है और स्पेस फिल अप करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट देने के लिए वे फॉरवर्ड वाज रिक्वायर्ड। 15 क्वेश्चन व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, तो इसको हम डिफाइन करेंगे और जब स्पेसिफिकली व्हाट पूछे ना तो हमें कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके लिखने रहते हैं। इसके बाद में डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, यहाँ पे आप 3-4 पॉइंट लिखते हैं। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज 3-4 पॉइंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 3-4 पॉइंट। जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल याद आ रहे थे वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे थे। 16th क्वेश्चन, इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर काज ऑफ पॉवर्टी। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। अब देखो यहाँ पे हो सकता है आपको पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी पता हो या ना पता हो। अगर पता नहीं है तो ज़्यादा ब्लफ ना करें। एनीवेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पूछा है, ऑल्दो ये पार्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बट अगर किसी ने इसको बेसिक लेवल पे एड्रेस करके इनइक्वालिटी मेन इस पे आपको फोकस करना था। अगर ये पता है तब तो इसकी डिफाइन करके फीचर आप लिख सकते थे, रीजंस लिख सकते थे पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। बट अगर नहीं पता तो मेन फोकस आप इस पे करते कि इनइक्वालिटी कैसे वन ऑफ द मेजर काज है। इसके 5 पॉइंट, अदर मेजर काजेस कौन से हैं, अदर काजेस उनके 5 पॉइंट और फिर वे फॉरवर्ड देके आप 15 पॉइंट तो इस क्वेश्चन में लिख सकते थे। पॉवर्टी पे एनीवेज सवाल पूछता है यूपीएससी। इसके बाद इन द कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल्स decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution, defeating the objective of development। अब ये क्वेश्चन है किस पे असल में, ये आपके ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो लोकल गवर्नेंस है ना उससे कनेक्ट हो रहा है। कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडीज जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना है सिटीज विलेजेस वहाँ पे नहीं है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कैसे नहीं है, कैसे ये अफेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको बताना था। बेसिकली इश्यूज स्पेशली इन डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वो आप अगर यहाँ पे दे देते वो वाले पॉइंट आपका काम हो जाता। क्रिटिकली इवेल्युएट लिखा है तो कैसे अभी रिसेंट टाइम पे डिवोल्यूशन हुआ है, क्या पॉजिटिव स्टेप लिए गए टू डिवोल्व डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द बॉटम एंड फिर फाइनली वे फॉरवर्ड हमें देना था। थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था क्वेश्चन, बट आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। अगर सिलेबस से भी इसको कनेक्ट करते तो लोकल बॉडीज ग्रास रूट डेमोक्रेसी वाले से ही कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद 18th क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। तो यहाँ पे पहले तो अगर कोई रिसेंट न्यूज़ है आपके पास में, कुछ आपको पता था एनसीपीसीआर के रिगार्डिंग, जो उन्होंने कुछ अगर स्टेटमेंट या कुछ भी मारा दिया हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन डिजिटल एरा, तो वो आप मेंशन कर सकते थे इंट्रो में। और अगर नहीं भी पता तो इन जनरल एक बेसिक इंट्रो आप एनसीपीसीआर का देके कुछ न्यूज़ कनेक्ट करके लिख सकते थे, लाइक रेज्ड इश्यूज रिगार्डिंग द ग्रोइंग स्क्रीन टाइम ऑफ चिल्ड्रंस, ऐसे करके। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर फर्स्ट पार्ट हमारा ये होता है जिसमें हम 5 पॉइंट लिखते हैं करीब चैलेंजेस के। फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, तो अगर आपने कोई भी मैगजीन पढ़ी होती है और वैसे तो सोशल इश्यूज की जो विजन की मेन 365 है उसमें आपको चाइल्ड पॉलिसीज, चाइल्ड केयर के लिए जो पॉलिसीज है वो मेंशन थी काफ़ी सारी। उनमें से जो जो डिजिटल के हिसाब से आपके रेलेवेंट हो रही है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। इसके 5 पॉइंट लिखते हैं हम। सजेस्ट मेजर्स द कमीशन कैन इनिशिएट, यहाँ पे मेजर्स जो कमीशन इनिशिएट करेगा कर सकता है वो आपको 5 पॉइंट में देना था। तो एज सच ये क्वेश्चन देखने में ऊपर से लग सकता है कि एनसीपीसीआर पे है क्वेश्चन, बट उस पे नहीं है, उसकी पावर फंक्शन इन सब पे नहीं पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। तो मेरे ओपिनियन में तो डुएबल क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन है आपका, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो कैसे एनर्जी सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि यूएसए के साथ पार्टनरशिप फॉर एनर्जी, यूरोपियन यूनियन के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में पार्टनरशिप में, फिर उसके बाद में अफ्रीका में रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, लैटिन अमेरिका के साथ ऑयल डील्स, ये सारी चीज़ें। एंड फिर मिडल ईस्ट को भी आप यहाँ पे लेके आ सकते थे। एंड दी एंड में मिडल ईस्ट को आपको लेके आना था इस वाले पार्ट में। फिर जैसे आप मिडल ईस्ट को लेके आते फिर आपको ये वाला पार्ट एड्रेस करना था, इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इससे लिंक करना था उसको। तो आपका इंडिया की जो पॉलिसीज है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में एनर्जी के कंटेक्स्ट में और इन जनरल वो आप मेंशन कर सकते थे। ईरान के साथ I2U2 ये वाली जो पार्टनरशिप है ना, कॉरिडोर जो है
जो आपके पीस मीडिएशन में इज़राइल पैलेस्टाइन वाले इशू में, ये सारा आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे सजेशन पूछा गया है कि आप कैसे इंटीग्रेट करोगे एनर्जी सिक्योरिटी को इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज़ इन कमिंग ईयर्स। तो आपके सजेशन यानी कि बेसिकली वे फॉरवर्ड आपको देना था। ठीक है? वे फॉरवर्ड अगर आपने पढ़ा होगा आईआर का, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको इतने पॉइंट तो मिल गए होंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी में फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारे पास में वे फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते थे। 20th क्वेश्चन है रिफॉर्म प्रोसेस इन यूएन। यूएन बॉडीज़ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है? यूएन रिफॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, कवर्ड भी होता है। तो रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूएन रिमेन्स अनरिज़ॉल्व्ड बिकॉज़ ऑफ डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट। तो पहले तो रिसेंट क्या स्टेटस है, कितने टाइम से रिफॉर्म नहीं हुआ, कितनी डिमांड है, उसको हम एड्रेस कर सकते थे। ठीक है? कैसे अनरिज़ॉल्व्ड है। फिर यहाँ पे रीज़न लिखना था, पहले तो कैसे इम्बैलेंस बिटवीन ईस्ट वेस्ट, तो रिप्रेजेंटेशन में इम्बैलेंस है, फंडिंग में इम्बैलेंस है, वीटो पावर में इम्बैलेंस है ना? ठीक है? और आइडियोलॉजिकल भी आप लिख सकते हो, बायस है यूएन का टुवर्ड्स वेस्ट, ये सारी चीज़ें। देन एंटेंगलमेंट, दूसरा रीज़न क्या है यूएन रिफॉर्म के पेंडिंग रहने का, एंटेंगलमेंट ऑफ द यूएस एंड रशिया चाइना अलायंस। तो ये कैसे प्ले आउट कर रही है यूक्रेन के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हो, इज़राइल के कंटेक्स्ट में लिख सकते हो। ठीक है? लैक ऑफ कोऑपरेशन इन यूएनएससी, ये सारी चीज़ें करके आप उस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूएनएससी ऐसे करके। यहाँ पे ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, थोड़ा-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये माना जा सकता है। फिर इसके बाद में ये पार्ट एड्रेस होने के बाद में 4-5 पॉइंट जब आप इन दोनों के लिखते थे, फिर आपको ये वाला पार्ट एड्रेस करना था, क्रिटिकली इवैल्यूएट ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशंस। अब ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशंस इन दिस रिगार्ड, तो ये यूएन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मतलब इन जनरल आपको जितने भी कन्फ्रंटेशन यहाँ पे याद आ रहे हैं ना, जैसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग, यूएन पीस कीपिंग के रिगार्डिंग, वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने थे, फिर आपको वे फॉरवर्ड यहाँ पे देना ही देना था। तो 3-4 टोटल 4 पार्ट मैंने दिखाए हैं इस क्वेश्चन में आपको। तो 3-4 पॉइंट आप हर एक पार्ट के दे सकते थे। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ जीएस2 पेपर। आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा। एंड अगर आपके कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से डायरेक्ट आए हैं, टॉपिक से आए हैं, उसका तो एनालिसिस मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने प्रेडिक्ट करे थे उनसे भी सवाल आए, जैसे आरपीए वाला और अटॉर्नी जनरल, पॉवर्टी, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एंड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकता है, यूके, फ्रांस, इन सब से। तो उसका भी मैं एनालिसिस लेकर आऊँगा। बाकी अगर आपके कहीं कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोज़।